Hi, this is Khatib Mazhar, Director of Norman Education. This is the third class of economics of class 9th ICSE board. Dr. Faiza, please start the class. Okay. So since we have already discussed on the agricultural practices conducted in India after Green Revolution, आप लोग ने देखा कि Green Revolution के बाद क्या हुआ कि modern agricultural practices start हुई इंडिया में. और although modern agricultural practices के बहुत सारे positive impacts थे, लेकिन it came with negative impacts as well, जिसके कुछ impacts हमने already modern cultivation के जो ways थे उन्होंने कैसे impact किया है environment को और ecosystem को, we have already discussed in the last class. ठीक है ना? Yes, ma'am. Okay. Now today we will discuss like जब हमने ये एग्रीकल्चर बेहतर करने की कोशिश की और भी चेंजेस लाने की कोशिश की, आफ्टर दैट वी बिल्ड डैम्स आल्सो. डैम्स वर बिल्ट इन इंडिया. ओके, तो डैम्स के, तो आर यू अवेयर ऑफ डैम्स? व्हाट आर डैम्स? Yes, ma'am. ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं डैम्स क्या होते हैं. दे आर लाइक अ वाटर रिजर्वायर जिसमें हम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना? वाटर, Yes, दे ma'am. एक्ट एज वाटर रिजर्वायर्स. और जब हम बहुत सारा वाटर किसी चीज में जमा करते हैं, रिजर्व करते हैं, तो क्या होता है कि वी कैन यूज देम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना? Yes, यस, ma'am. यस. तो क्या होता है कि डैम्स किस लिए क्रिएट होते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, डैम्स आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स. ओके. Yes, ma'am. And there are few dams in India with, you can just remember these names. One is Hirakud Dam, the other one is Bhakra, and the third one is the Narmada Sagar Dam in India. 3 dams, maximum 3 dams ke you should remember the names. When you write your answers in the exams, at least write the name of 3 dams. उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन even if you write 3 names, it's all right. Okay. So what is the purpose of dams? The purpose of dams is to prevent floods, generate electricity, right? Yes, ma'am. Okay, so this is the basic about dams. India में बहुत सारे dams construct हुए, and after 1950 the dams का construction और ज़्यादा होने लग गया. ठीक है ना? सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है 1950 से 1951 के बीच में बहुत ज्यादा लार्ज डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो गया. किस लिए? कि इरिगेशनल फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जा सके. लेकिन ऑल्दो डैम्स इतना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इतनी तेजी से हो रहा था, लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं इकोसिस्टम पे और एनवायरनमेंट पे. ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे कि ऑल्दो डैम्स तो कंस्ट्रक्ट हुए इंडिया में, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वो कैसे है. ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स फर्स्ट कि कौन कौन से हैं. देखो, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डैम्स क्या क्या है. फर्स्ट इम्पैक्ट इज ऑन द इकोसिस्टम. ठीक है? I'll explain these in detail in the next slides. सारे points मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. Second is loss of habitat. Third is inundation of forest areas. Fourth is impacts on downstream flora and fauna, waterlogging and salinity, impact of sudden release of water, occurrence of reservoir induced seismicity. ये सारे points हैं. ठीक है ना? आप देख लो, ये 7 points हैं जिनका जो है ना सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ड्यू टू डैम्स. ये सारे इम्पैक्ट्स हैं. व्हाट आर दीज? लोग को जनरल नॉलेज के लिए बोलना चाहेंगे कि जो असम में देखोगे फ्लड बहुत ज्यादा आता है. ठीक है, जैसे बिहार में आता है, तो वैसे असम में भी बहुत ज्यादा फ्लड आता है. पता नहीं अगर तुम लोग न्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो, आई डोंट नो, बट ये चीज देखना कि काजीरंगा नेशनल पार्क सब असम में है, ये सब बहुत फेमस है. बट ये डैम वगैरह का इशू अभी लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा आया था. असम में बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, तो इसमें डैम का भी बहुत रोल है. तो ये मैटर ही बहुत फेमस है असम का फ्लड. तो हो सके तो कभी न्यूज पेपर का क्लिपिंग देखना या ऐसा कुछ देखना, तो ये मैटर तुम लोग को दिखेगा. ऑलवेज हर साल न्यूज में रहता है. ठीक है, कंटिन्यू. ठीक है, देखो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है. इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम. व्हाट इज एक्वेटिक?
Water. मैरीन लाइफ, ठीक है ना। Yes. मैरीन लाइफ क्या क्या हुई, जैसे फिश हुई, राइट। दिस इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो डैम्स का जो है इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में फिशेस पे। कैसे हो जाता है ये देखो। द फर्स्ट पॉइंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन अ रिवर कैन ब्लॉक फिश माइग्रेशन एंड thus contribute to the decline and even the extinction of certain species. I'll explain this to you. देखो क्या होता है कि जब डैम हम बनाते हैं, जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो क्या, इट इज लाइक अ रिजर्वायर, राइट। तो रिजर्वायर में क्या है, पानी बहुत ज्यादा स्टोर किया जाता है ना। Yes, जब ma'am. पानी स्टोर किया जाता है, जमा रहता है पानी, तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे वीड्स भी ग्रो कर जाते हैं। एक्वेटिक वीड्स, एल्गी, ये सब भी ग्रो करते हैं, राइट। Yes, तो क्या ma'am. होता है, इन सब के ग्रो करने से क्या होता है, फिशेस को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और फिर फिश डाई करने लगती है। और दूसरी बात है, व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ डैम, तो फिश माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ फिशेस, ठीक है ना। ये जो फिश माइग्रेशन है, जब ऐसे क्या होता है, नॉर्मली जो है फिश पानी में फ्लो करती रहती है, जहां उसको जाना है वो जाती है, लेकिन जब आप डैम कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो उसकी तैरने में मूवमेंट, दिक्कत होती है। हाँ, उसको तैरने में दिक्कत होगी, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। क्यों दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो फ्लड गेट्स बना दिए जाते हैं, टर्बाइंस बना दिए जाते हैं, ये सारे कुछ बनाते हैं ना जब डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये इसकी मूवमेंट को हैम्पर करेगी, रोकेगी फिश के, ठीक है ना। द फिशेस कैन बी डैमेज्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द फ्लड गेट्स, टर्बाइंस एंड पंप्स ऑफ द हाई बॉडी डैम्स। अब ये फिश के मूवमेंट को भी रोकेगा, अब जहां उनको जाना है वो तो वहां नहीं जा पाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब जब डैम्स में हम वाटर कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जब पानी जमा होता है ना, तो वो काफी ठंडा हो जाता है, इट्स वेरी कोल्ड वाटर, ठीक है ना, बहुत ठंडा पानी हो जाता है जब जमा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिश तो डाई करेगी, राइट। Yes, ma'am. फिश डाई करेगी तो क्या होगा, वो जो भी स्पेसीज होगी फिश की, वो मर जाएगी और उसका एक्सटिंक्शन होने का डर होगा, कोई भी स्पेसीज के एक्सटिंक्शन का डर हो जाएगा जब डाई करने लगेगी, ठीक है। और जब Yes. सारे डैम्स ऐसे कुछ अभी, क्योंकि इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इकोसिस्टम पे और एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशली डिजाइन डैम्स बनाना शुरू किया है, जो कि क्या करती है, फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को पास करने के लिए आसानी से पास कर सके ऐसे इसको। लेकिन अगर कोई डैम इस तरह का नहीं बना हुआ है तो पूरा जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसका लॉस कर देगी, ठीक है ना। It causes habitat loss to the aquatic community living in it. Got it? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे हो गया, इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक Aquatic इकोसिस्टम, life. हाँ एक्वेटिक लाइफ पे हो गया, ठीक है। नाउ विल गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स लीड्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, The one living in हैबिटेट, that place. The one living हाँ, in that area surrounding. ओके, हाँ, किसी भी इंसान का कोई भी नेचुरल घर, एनिमल्स का या प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल घर होता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट, ठीक है ना। तो जब डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं किसी भी एरिया में, जब आप गवर्नमेंट प्लान कर देती है डैम्स कंस्ट्रक्ट करने की, तो क्या होगा, जहाँ अगर सपोज वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, किसी गांव में के थ्रू आप डैम कंस्ट्रक्ट करने का सोचोगे और वहां पे बहुत सारे लोग, फैमिलीज रह रही थी ऑलरेडी, तो आपको वहां पर से तो फैमिलीज को हटाना होगा ना जब डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो, राइट। तो जब फैमिलीज को हम हटाएंगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उनका घर चला जाएगा, उनके जो रहने के लिए जो भी मीन्स थे वो चले जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज, इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना। Yes, ma'am. अपार्ट फ्रॉम दैट एक टर्म है पीएपी, ठीक है ना। तो ये क्या है पीएपी, कुछ आइडिया है इसके बारे में आप लोगों को? No, ma'am. No, ma'am. देखो जिस, नो, ओके, नो, ठीक है। पीएपी इज द फुल फॉर्म फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, ठीक है ना। प्रोजेक्ट
अफेक्टेड पीपल। अब ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब गवर्नमेंट किसी भी डैम को बनाने का प्रोजेक्ट करती है ना, कि हमें यहाँ पे से डैम बनाना है, राइट, कोई प्रोजेक्ट बनाती है गवर्नमेंट कि हमको यहाँ पर, सपोज गवर्नमेंट डैम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पास करती है कि वी हैव टू बिल्ड अ डैम इन दरभंगा, ठीक है ना, हमारे घर से ही पास करके वो एक डैम बनाने का गवर्नमेंट प्लान करती है, एक प्रोजेक्ट पास करती है। तो क्या होगा, जब हम लोग सब इफेक्ट हो जाएंगे इससे, जब हमारे घर से डैम पास होगा तो ऑब्वियसली हमारे घर को तो तोड़ा जाएगा ना, हमारी लैंड को ले लिया जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे सारे एसेट्स चले जाएंगे, हमारे घर चला जाएगा, हमारा लैंड चला जाएगा, तो वी विल बी अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो जो लोग अफेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को, उनके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं PAP, project affected people. The people directly affected by land acquisition for a community project through loss or part or all of their assets, whether temporary or permanently, including land and houses. तो PAP कौन से लोग होते हैं? People, project affected people. हाँ, yes, project affected people यानी वो लोग जिनका डैम बनने से नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट्स लिखिएगा लॉस ऑफ हैबिटेट में। एक तो बता दीजिएगा हैबिटेट क्या होता है, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज, एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का भी लैंड्स एंड हाउसेस का लॉस हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इनंडेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। देखो, इनंडेशन जो होता है ना, एक्चुअली इट मीन्स फ्लडिंग, ठीक है ना, इनंडेशन का मीनिंग होता है फ्लडिंग। तो क्या होता है कि जब डैम्स क्रिएट होते हैं ना, जब डैम्स बनाए जाते हैं, तो अब सपोज तुम्हें डैम बनाना है किसी फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वो फॉरेस्ट एरिया को कट करोगे। यस मैम। और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल की हमने अभी बात की थी, कि जब ये जहाँ कहीं पे डैम क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लोगों का लैंड और हाउसेस छिन जाते हैं, दे हैव टू लूज देयर लैंड एंड हाउसेस। जब आप किसी का लैंड और हाउस ले लोगे तो क्या होगा, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे ना, वो अपना घर कहीं पे और बनाने जाएंगे, तो इससे क्या होगा, दे माइट मूव, वो ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हो, और फॉरेस्ट को वो कट करेंगे, कट करके यस वहां पे मैम। वो अपना घर बनाएंगे या अपने क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, सपोज खेती कर रहे थे तो खेती करेंगे, है ना, अपने अपने सर्वाइवल के लिए तो वो ऐसा करेंगे ना। तो क्या होगा कि इनंडेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, ये जो डैम्स का, जो एक डैम्स कंस्ट्रक्ट होने की वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन कैसे होगा, क्योंकि लोग अपनी जगह से तो मूव कर चुके हैं, उनका घर तो हमने छीन लिया है, तो दे विल गो टू द अदर एरियाज एंड क्लियर फॉरेस्ट, ठीक है ना, in order to grow their crops or to build their homes, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डैम्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ कॉज ऑफ फॉरेस्ट लॉस, इनकी वजह से फॉरेस्ट लॉस हो जाता है, और इवन दे रिजल्ट इन लॉस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स भी तो छीन जाते हैं ना, जब आप किसी का घर छीनते हैं, किसी की जमीन छीनते हैं, तो आप उनके राइट्स छीन लेते हैं ना। तो 2 पॉइंट्स याद रखना कि फॉरेस्ट एरियाज जब फॉरेस्ट लॉस में होता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स विच लीड्स टू द loss of human rights. Apart from that, it also leads to deforestation. ठीक है। यस। ठीक है, अब देखो occurrence of reservoir induced seismicity। अच्छा, seismicity टर्म जानते हैं आप लोग? नो मैम। Okay. Something related to earthquake. Maybe. Yes, it is related to earthquake। जो किसी भी रीजन में जो earthquake आता है ना, उसका जो occurrence होता है उसी को हम कहते हैं seismicity। कितना ज्यादा earthquake किसी रीजन में आता है, जैसे दरभंगा, it is very prone to earthquakes, right? बहुत ज्यादा earthquakes आते हैं दरभंगा में,
आप लोग जानते होंगे इस बात को, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो दिस Yes, द ma'am. अक्रेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स इन अ रीजन इज नोन एज सिस्मिसिटी, ठीक है ना। तो अब देखो डैम्स की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। तो कितना मतलब कितना बड़ा ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द इकोसिस्टम। तो अर्थक्वेक्स आर ट्रिगर्ड बाय डैम्स। कैसे ट्रिगर्ड होते हैं अर्थक्वेक्स डैम से? देखो क्या होता है, जब डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना, तो डैम्स काफी हेवी होते हैं। दे आर नॉट लाइक कि छोटा सा कोई रिजर्वायर बना दिया है, ऐसा नहीं होता है। तो जब बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, तो जब वो इतनी बड़ी चीज किसी जमीन पे रखी जाती है, तो क्या होता है, वहां पे क्रैक्स हो सकते हैं। बहुत सारा पानी है, बहुत वेट है पानी का, राइट, एक्स्ट्रा प्रेशर है पानी का, तो वहां पे क्या होगा, क्रैक होगा। या फिशर्स, जिसको फिशर्स ऑल्सो इज लाइक अ क्रैक ओनली। तो क्या होता है, ग्राउंड में क्रैक्स आ जाते हैं। जब क्रैक्स आ जाते हैं तो अर्थक्वेक होने के बहुत बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी डैम्स बनाते हैं वहां पे अर्थक्वेक होने का बहुत बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, देखो ये तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अबाउट डैम्स। और कल से वी हैव टू मूव अ लिटिल बिट फास्ट, क्योंकि बहुत ही लंबा है आपका, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो कल से हम थोड़ा ज्यादा जल्दी करेंगे, ठीक है ना। एक दिन में हम 3-4 पॉइंट्स और टॉपिक्स लेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थोड़ा सा एक बार बुक देख कर आना आप लोग, ठीक है। एक बार डैम वाला स्लाइड दिखलाइए ना थोड़ा सा। ओके, अर्थक्वेक वाला। अर्थक्वेक वाला लास्ट। ओके, आप लोग ले लेना ये सारे पॉइंट्स, सारे स्लाइड्स। आई विल शेयर विथ यू, नो इश्यूज, ठीक है ना। कोई इसकी टेंशन की बात नहीं है। हो गया? यस मैम। ठीक है, देखो और एक और पॉइंट है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। देखो वाटर लॉगिंग वी हैव डेल्ट इन डिटेल्स लास्ट क्लास में। सैलिनिटी के बारे में भी आपको बताया है लास्ट क्लास में कि क्या होता है वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, है ना। यस मैम। ठीक है, तो हम ये नहीं, इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि व्हाट इज वाटर लॉगिंग या व्हाट इज सैलिनिटी, लेकिन कैसे होता है, डैम्स की वजह से कैसे ये सारी चीजें होती हैं ये हम जानेंगे। देखो क्या होता है कि जब कैनाल्स बिल्ड किए जाते हैं ना, तो ये अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए जाते हैं, अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होता है इन सब का, या ड्रेनेज अच्छे से नहीं होता है, तो क्या होता है कि थोड़ा वाटर जो है ना, अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर जो है कैनाल से निकल सकता है, सीप कर सकता है, ठीक है ना। और जब सीप करेगा तो क्या होगा, जो आसपास की जमीनें हैं उसमें चला जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी जमीन में जमा हो जाएगा। द वाटर इज सीपिंग थ्रू द कैनाल्स, वो और कहाँ जाएगा, लैंड्स में, जो आसपास की जमीन है वहां पे जाके जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इट विल रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग। और वाटर लॉगिंग तो क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऑल्सो सैलिनिटी भी बढ़ जाएगी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वाटर लॉगिंग कैसे सैलिनिटी को बढ़ा देता है ना। तो सॉइल क्वालिटी भी घट जाएगी। जब सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो क्वालिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी डिक्रीज कर जाएगी, राइट। तो एग्रीकल्चर भी हैम्पर होगा, है ना। और अच्छा क्या होता है, यस एक मैम। और पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ वाटर। ये भी हमने नहीं डिस्कस किया है, आई जस्ट डिस्कस राइट नाउ। ये क्या है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि पानी छोड़ दिया जाता है, सुना है, पानी छोड़ दिया गया डैम से, हमारे यहाँ यस बोला मैम। जाता है ना। तो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा यानी पानी बारिश होने लगती है बहुत ज्यादा, या रिजर्वायर बहुत ज्यादा बढ़ जाता, भर जाता है, पानी से फिल हो जाता है, तो क्या होता है कि हमें पानी को सडनली रिलीज करना पड़ता है रिजर्वायर से, ठीक है ना।
ताकि हम वो जो डैम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब ये ऐसा